गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पर्टेनिंग टू क्लियरेंस, यानी जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस के रिलेटेड या क्लियरेंस से संबंधित हमारा वैद्युत, ये भारतीय वैद्युत के क्या नियम है, ठीक है, उसके बारे में हमें देखना है। तो जो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्लियरेंस, इसका क्या मतलब होता है? तो सपोज कीजिए अगर ये पोल्स है या टावर है जो है, तो जो कंडक्टर होते हैं उस कंडक्टर का इस अर्थ से कितना दूरी होता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? क्लियरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इस क्लियरेंस के संबंधित जो भारतीय विद्युत बोर्ड है उसके क्या क्या नियम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा ओवरहेड लाइन है उसका उससे रिलेटेड जो है भारतीय वैद्युत बोर्ड के नियम हैं, जो जिसमें से पहला है हमारा नियम 85 यानी नियम 85 1956, ठीक। वो ये कहता है कि जो हमारा मीडियम और या लो वोल्टेज है, ठीक है, तो मीडियम और लो वोल्टेज के लिए जो पोल्स की आपसी दूरी होगी वो बिना किसी मतलब वो बिना लिखित मंजूरी के 65 मीटर से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है कि मीडियम और लो वोल्टेज के लिए पोल्स की जो आपसी दूरी होगी वह लिखित मंजूरी के बिना क्या होगा? 65 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो ये है कि मीडियम और लो वोल्टेज, तो मीडियम और लो वोल्टेज का क्या मतलब होता है? तो देखिए, लो वोल्टेज जो होता है, अगर हम बात करेंगे लो वोल्टेज की, तो ये कितने से होता है? तो सपोज कीजिए 1 वोल्ट से लेकर के, ठीक है, या 250 वोल्ट तक के रेंज में, या ठीक अगर हम इसको सही तरीके से अगर हम कहें तो इसका जो कहेंगे इसका मतलब होगा 250 वोल्ट से जो कम का वोल्टेज होगा उसको हम क्या कहेंगे? लो वोल्टेज कहेंगे। और जो हमारा मीडियम वोल्टेज होता है, मीडियम वोल्टेज को कहां से कहेंगे? 250 वोल्ट से 650 वोल्ट, ठीक है, 650 वोल्ट तक को हम लोग क्या कहेंगे? मीडियम वोल्टेज, ठीक। इसके बाद फिर आता है क्या चीज? हाई वोल्टेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाई वोल्टेज की, तो ये कितने से कितना होता है? ये होता है 650 वोल्ट से लेकर के 33 केवी तक, ठीक। कितना होता है? 650 से लेकर के 33 केवी तक होता है। इसके बाद फिर एक आता है रेंज, कौन सा? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसका रेंज कितना होता है? तो ये होता है 33 केवी से लेकर 33 केवी से लेकर के इसके ऊपर जितने भी सारे रेंज आएंगे वो हमारा किस में चला जाएगा? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, ठीक। लो वोल्टेज किसको कहेंगे? 250 वोल्ट से जो कम रहेगा उसको लो वोल्टेज कहेंगे। मीडियम वोल्टेज क्या होता है? जो 250 वोल्ट से 650 वोल्ट के रेंज में हो। फिर हाई वोल्टेज क्या होता है? ये होता है 650 वोल्ट से 33 केवी तक के रेंज में। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है? जो 33 केवी से जो ऊपर के वोल्टेज होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसके सारे रेंज हैं। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा नियम 85 है, नियम 85, ये कब बना था? 1956 में। तो ये क्या कहता है? वो कहता है कि जो मीडियम वोल्टेज का मतलब कितना हो गया? 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। लो वोल्टेज यानी 250 वोल्ट तक। तो जो मीडियम और लो वोल्टेज हैं उसके लिए पोल्स की जो आपसी दूरी होगी वह बिना किसी लिखित मंजूरी के 65 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर है नियम 77 धरती से दूरी, ठीक है। नियम 77 किससे है? वो धरती से यानी अर्थ से दूरी को है। तो जो हमारा ओवरहेड लाइन है उस ओवरहेड लाइन के जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर होगा तो उसकी जो धरती से दूरी होगी उसको हम क्या चीज कहेंगे? ग्राउंड क्लियरेंस। और इस ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड जो नियम है 1956, इसके अनुसार क्या होता है? जो पहला रूल्स है वो सड़क को पार करती हुई लाइन का। इसके बारे में क्या है? लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए यह दूरी कितनी होनी चाहिए? 19 फीट। सड़क को पार करने का मतलब क्या हो गया? सड़क को पार करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये रोड है तो इस पोल्स को, जो ये कंडक्टर है, तो इसको क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है यानी पार कर रहा है। तो
पार करते हुए जो क्लियरेंस होगा उसकी दूरी लो और मीडियम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए 19 फीट, और मीटर में अगर हम बात करें तो कितना होना चाहिए 5.170 मीटर। ठीक, और हाई वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए 20 फीट होना चाहिए, यानी 6.09 मीटर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए। पहला नियम जो था वो नियम 85/1956 था। उसमें क्या था कि लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज के लिए जो पोल्स के आपसी दूरी होंगे वह बिना किसी लिखित मंजूरी के कितना होना चाहिए 50 कितना होना चाहिए 65 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है नियम 77/1956, वो ये कहता है कि उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें पहला क्या है सड़क को पार करती हुई ओवरहेड लाइन। इसमें क्या है कि लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो क्लियरेंस होगी, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए 19 फीट यानी 5.170 मीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें हाई वोल्टेज के लिए तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए 20 फीट यानी 6.09 मीटर होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है सड़क के साथ साथ जा रही लाइन, ठीक है, सड़क के साथ साथ जा रही लाइन का मतलब क्या हो गया जो सड़क के पैरेलल जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लो और मीडियम वोल्टेज है उसके लिए यह दूरी कितनी होनी चाहिए 18 फीट, अगर पार करे तो कितना होना चाहिए 19 फीट, और अगर साथ साथ जा रहे तो कितना होना चाहिए 18 फीट, और 18 फीट का मतलब कितना हो गया 5.4 मीटर। और अगर हम इसकी बात करें हाई वोल्टेज के लिए तो हाई वोल्टेज के लिए भी क्या है सेम है, कितना 20 फीट, चाहे सड़क को पार करे या फिर सड़क के साथ साथ जाए उसमें कितना होना चाहिए 20 फीट होना चाहिए, किसके लिए हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसका तीसरा जो है शहर से बाहरी स्थानों पर। शहर से बाहरी स्थान का मतलब क्या हो गया जो आउट ऑफ सिटी है। तो आउट ऑफ सिटी के लिए देखिए क्या है कि चाहे हमारा लो वोल्टेज लाइन हो या फिर मीडियम वोल्टेज लाइन हो या फिर हाई वोल्टेज लाइन हो, उसके लिए जो बिना इंसुलेटेड कंडक्टर के यानी जो नेकेड कंडक्टर हैं उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए 15 फीट यानी 4.75 मीटर। तीन चीजें पढ़ा, ठीक है, पहला क्या है सड़क को पार करते हुए, तो सड़क को पार करने के लिए कितना होना चाहिए लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए 19 फीट, ठीक है। इसके बाद जो हाई वोल्टेज है 19 फीट का मतलब कितना हो गया 5.170 मीटर। इसके बाद जो हाई वोल्टेज है उसका कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 20 फीट, ठीक है, और वो 20 फीट चाहे सड़क को पार करे या सड़क के साथ साथ जाए, और 20 फीट का मतलब कितना हो गया 6.09 मीटर। इसके बाद अगर सड़क के साथ साथ चल रहा है तो लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए 18 फीट। फिर तीसरा जो क्या है वो शहर से बाहरी स्थान के लिए, उसमें क्या है कि चाहे लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज हो उसमें बिना इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए यानी जो नेकेड कंडक्टर है उसके लिए कितना होना चाहिए 15 फीट यानी 4.75 मीटर। और अगर वही कंडक्टर इंसुलेटेड होगा तो उसके लिए कितना होना चाहिए 13 फीट यानी 3.96 मीटर। ठीक, ये तीनों के लिए चाहे लो हो मीडियम हो या हाई वोल्टेज हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि 11 केवी से अधिक के लिए 11 केवी से जो अधिक के लिए होगा उसकी कितनी होनी चाहिए 17 फीट यानी 5.182 मीटर होना चाहिए, ठीक है। यानी जो अब हम अगर 11 केवी से अधिक के लिए अगर ले जा रहे हैं तो उसके लिए कितना होना चाहिए 5.182 मीटर 17 फीट, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो नियम है वो है कौन सा नियम 70 मकान से दूरी, ठीक है। तो नियम 70 मकान से दूरी का क्या है, कह रहा है कि जिस जगह लो या मीडियम वोल्टेज वाली लाइन मकान के ऊपर ले जाती है वहां यह दूरी सैग को सैग को हम लोग ध्यान रख करके उसको तय करते हैं, ठीक है। चाहे हमारा लो वोल्टेज हो या फिर मीडियम वोल्टेज वाली जो लाइन है अगर वो मकान से ऊपर अगर जा रही है, ठीक है, तो वहां पे जो सैग होगा उस सैग को हम लोग ध्यान रख करके तय करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा पहला ये कह रहा है कि जहां पर लाइन मकान के छत के ऊपर से गुजरती है यानी जिस मकान के छत के ऊपर से गुजरेगी उस मकान का जो सबसे ऊंचा भाग होगा
ऊंचा भाग हो सकता है कि जैसे घर बनवाया, छत पर हमने टैंक रख दिया, टैंक बनवा दिया, तो चाहे जो भी ऊंचा भाग हो, तो अगर किसी भी मकान के ऊपर से अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर पार कर रही है या जा रही है, तो उस मकान का जो सबसे ऊंचा भाग होगा उससे यह दूरी 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ऊंचे भाग से यह दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि जहां पर यह लाइन मकान के साथ साथ चले वहां पर यह दूरी कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए, और यदि इससे कम दूरी पर लगाना हो तो इनको प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए? इंसुलेट करना चाहिए। तो ये जो है कि विद्युत बोर्ड के नियम हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कुछ न्यूमेरिकल हैं सैग से रिलेटेड, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए सैग इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब जो सैग है उसका फार्मूला क्या था? WL²/80। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक ओवरहेड लाइन का विस्तार 200 मीटर है, तो 200 मीटर है और उसका विस्तार है, तो विस्तार का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो लेंथ है L की वैल्यू कितना है? 200 मीटर। ठीक, चालक का भार 0.7 kg पर मीटर है। यदि चालक पर टेंशन 1400 kg हो तो चालक में उत्पन्न महत्तम सैग की गणना करना है, यानी महत्तम झोल की गणना करना है। देखिए L की वैल्यू गिवन है, W का वैल्यू कितना है? 0.7 kg पर मीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू 1000, और केजी को हम किस में चेंज कर देंगे? ग्राम में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो L की वैल्यू फिर W की वैल्यू 0.7 kg पर मीटर है, तो इसको हमने ग्राम में चेंज किया, कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू 1000 ग्राम पर मीटर। टेंशन की वैल्यू कितना है? 1400 kg, यानी 1400 गुणे 1000 ग्राम हो गया। हमें पूछ रहा है मैक्सिमम सैग यानी S की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू कितना होता है? WL²/80 होता है। ठीक है, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू 1000, ये हो गया। फिर L² का मतलब कितना हो गया? 200 गुणे 200, 8 हो गया। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 1400, T की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400 गुणे 1000। ठीक है, T का मतलब कितना हो गया था? ये जो यहाँ पे 1400 है, तो 1400 गुणे 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अब इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट को हमने 1 कंसीडर किया, इसके बाद इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सैग का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 200 मीटर, सॉरी 2.5 मीटर। तो ये S की वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका प्रभावी व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, और इसका भार कितना है? 90 kg पर 100 मीटर है। फिर क्या कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्यक मोटाई की परत तथा प्रक्षेपित क्षेत्र का 35 kg पर मीटर स्क्वायर है। क्षैतिजिक वायु दाब अतिरिक्त भारण क्या होगी तथा लाइन का प्रति किलोग्राम कुल भार भी ज्ञात करना है। यदि 1 घन मीटर बर्फ का जो भार है वो कितना है? 1000 kg है। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है? D गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻²मीटर। फिर वेट ऑफ कंडक्टर कितना है? 90 kg पर 100 मीटर। वेट ऑफ कंडक्टर कितना है? 90 kg पर 100 मीटर। ठीक है, यदि 100 मीटर का कितना है? 90 kg। तो अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9 kg पर मीटर। T की यानी मोटाई की, जो बर्फ की जो मोटाई है वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। PA जो दाब है वो कितना है? 35 kg पर मीटर स्क्वायर, और बर्फ का घनत्व दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर कितना है? ये कंडक्टर की मोटाई मतलब उसका जो व्यास है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा उसका गिवन है।
तो अगर हम बात करेंगे WI यानी वेट ऑफ आइस की, तो वेट ऑफ आइस कितना होता है, बर्फ का आयतन गुणे घनत्व होता है, और आयतन का मान कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे घनत्व गुणे घनत्व, सॉरी क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे घनत्व। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, हम लोगों ने वहां पे जो क्षेत्रफल निकाला ही था उसकी वैल्यू कितनी थी, पाई/4 फिर d प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हम लोगों ने जब वायु इफेक्ट वाला और आइस का जो इफेक्ट था उस पर जो पढ़ा था, तो इतना फार्मूला तो हमने डिराइव ही किया था। लंबाई की बात करेंगे तो हम पर मीटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुणे 1 हो जाएगा, और घनत्व तो 1000 दिया है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिलेगा, WI 1.65 kg पर मीटर। ठीक, इसके बाद जो WA है, ठीक है, WA का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, यानी एयर का जो प्रेशर, एयर का जो वेट होगा, एयर के कारण से जो वेट होगा, ये कितना होगा। जैसे अब हमारा अगर ये कंडक्टर है तो ये किसका डायमीटर कितना था, d था, ठीक। तो अब अगर यहाँ से अगर यहाँ पे कोई बर्फ अगर जमा है तो ये t है, ये भी t है, तो पूरा कितना हो जाएगा, d प्लस 2t। ठीक, तो कितने एरिया पर इसका लग रहा है, तो एरिया की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, d प्लस 2t इंटू 1, d प्लस 2t इंटू 1 इंटू 35। तो जब WA कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.75 kg पर मीटर। तो हमें वेट ऑफ आइस मिल गया और विंड प्रेशर का जो है कि वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इस ये 35 कहाँ से आया, जो विंड का प्रेशर है उसका। ठीक है, तो जो हमारा इफेक्टिव वेट होगा W इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही था, WC प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WA। तो जब वेट ऑफ कंडक्टर और वेट ऑफ आइस और ये सब चीज़ की वैल्यू अगर हम रखेंगे, तो अगर W की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 3.090 kg पर मीटर। ठीक, तो हमने ये 1 मीटर के लिए निकाला, अगर हम 1 किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3090 kg पर किलोमीटर। ठीक, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या पूछ रहा था हमसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अतिरिक्त भारण क्या होगा, यानी जो उसका एक्स्ट्रा वेट होगा वो कितना होगा, वो हमने WA कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद भी जो लाइन का प्रति किलोग्राम कुल भार भी हमें ज्ञात करना है, यानी टोटल वेट भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, और वो भी 1 किलोमीटर के लिए निकालना था, तो ये आ गया 3090 किलोग्राम 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।